नमस्ते। यहाँ रहस्य का पुनरावलोकन। आज मैं फ्लाइट प्लान नामक एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर रहस्यमय फिल्म के बारे में समझाने जा रही हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। कायल प्रैट के लिए यह एक कठिन रात है। कायल एक अमेरिकी विमान इंजीनियर है जो हाल ही में बर्लिन में अपने पति की मृत्यु से विधवा हो गई है। उन्हें अपने 4 साल की बेटी जूलिया के साथ अपने पति के शरीर को अमेरिका की उड़ान पर ले जाना है। अपनी चिंता में मदद करने के लिए कायल अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित गोलियां लेती है। अगली सुबह बाहर बर्फबारी हो रही है। एक टैक्सी उनका इंतजार कर हवाई अड्डे ले जा रही है। हवाई अड्डे पर कायल जूलिया को खो देता है। वह घबरा जाती है। वह अजनबियों, जोड़ों, विदेशी लोगों, वयस्कों को देखती है, लेकिन कोई बच्चा के आकार का नहीं। वह फिर से मुड़ती है। वहां जूलिया है, एक विविध स्टॉल के पास। गुस्से भरे स्वर में वह उससे सलाह देती है कि बिना अनुमति के इधर उधर विचरे नहीं। कायल और जूलिया शीघ्र ही एक विमान में सवार होंगे जिसे कायल ने डिजाइन करने में मदद की। वे केबिन में प्रवेश करने वाले पहले लोग हैं। जूलिया अपनी खिड़की से बाहर देखती है। फिर वह अपनी सांस से उस खिड़की को भिगो देती है और अपनी उंगली से भाप में एक छोटा सा दिल बनाती है, एक नन्हा अजीब दिल। तब कायल एक झपकी लेता है। अपनी झपकी से जागते हुए उसे एहसास होता है कि जूलिया उसकी सीट से गायब हो गई है। कायल अन्य यात्रियों से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी यात्री को उसे देखने की याद नहीं है। एक फ्लाइट अटेंडेंट का सुझाव है कि जूलिया शायद अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल रही हो सकती है। कायल उसे खोजने की कोशिश में गलियारे के माध्यम से चलती है, लेकिन अभी भी जूलिया का कोई निशान नहीं। कायल एक बढ़ते हुए बेचैनी के साथ चारों ओर देखना जारी रखती है। वह अपनी पंक्ति की पुनः जांच करती है जहां वे सो गए थे। वह उस कंबल के नीचे देखती है और एक हाथ वाले भालू को पाती है, लेकिन जूलिया नहीं। यह अजीब है। जूलिया बिना अपने भालू के कहीं नहीं जाएगी। फिर वह स्टीफनी नाम की फ्लाइट अटेंडेंट से संपर्क करती है जूलिया खोजने। स्टीफनी उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और एक लापता बच्चे की घोषणा करती है। हालांकि थोड़ी देर बाद उसकी आश्चर्यजनक बात यह होती है कि स्टीफनी उसे बताती है कि उसकी बेटी के फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कायल भ्रमित होती है। उसे यकीन है कि उसकी बेटी उसके साथ थी, इसलिए वह बोर्डिंग पास दिखाकर साबित करने की कोशिश करती है। हालांकि कायल जूलिया का बोर्डिंग पास ढूंढने में असमर्थ रहती है और उसे यह भी पता चलता है कि उसकी बेटी का बैकपैक ओवरहेड बिन से गायब है, जो असंभव है क्योंकि जूलिया खुद से यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। वह पर्याप्त लंबी नहीं है। इस स्थिति को देखकर एक स्काई मार्शल जीन कार्सन उसे उसकी बेटी की खोज करते समय मॉनिटर करना शुरू कर देती है। कायल कप्तान मार्कस रिच से मिलने की मांग करती है ताकि वह अपनी बेटी की खोज में शामिल हो सके। यह सुनकर कि उसकी बेटी के फ्लाइट में चढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कप्तान पूछते हैं कि क्या कायल अभी किसी दवा के प्रभाव में है। कायल कहती हैं कि वे अपने पति की मृत्यु के कारण होने वाली चिंता को कम करने के लिए नींद की गोलियां ले रही थीं। कायल आगे खुलासा करती हैं कि उनके पति 6 दिन पहले उनकी छत से गिरकर मारे गए थे, जिसे वे आत्महत्या मानने से इनकार करती हैं। कप्तान और अन्य चालक दल के सदस्य संदेह करते हैं कि कायल अपने पति की मृत्यु से विचलित हो गई हैं और उन्होंने अपनी बेटी को जहाज में लाने की कल्पना की है। कायल जोर देती हैं कि वे जूलिया को पूरी तरह से खोजें। कप्तान रिच अनिच्छा से सहमत होकर दल के सदस्यों को गहन खोज का आदेश देते हैं। केबिन की लाइटें जल गई हैं। सभी यात्रियों को उनके सीटों से न उठने की सूचना दी जाती है। स्टीफनी एवियोनिक्स सेक्शन में जाती हैं, चारों ओर देखती हैं, लेकिन अभी भी कोई 4 साल की लड़की नहीं है। प्रैट खोज में व्यस्त होने पर उन्हें मिस्रवासी दिखाई देता है। उसे किसी जगह से उसे पहचान कर उसका सामना करती है। वह याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिमाग अभी बहुत उलझा हुआ है। कायल तब कप्तान से कहती है कि वह कार्गो होल्ड में जूलिया की तलाश करें। कप्तान रिच ऐसा अनुमति नहीं देते और गुस्से में कहते हैं कि इस उड़ान में सैकड़ों यात्री हैं जिन्हें इस समय कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सभी फ्लाइट अटेंडेंट्स एक ऐसे बच्चे की खोज में व्यस्त हैं जिसे उनमें से किसी ने भी कभी बोर्ड पर होने पर विश्वास नहीं किया। कायल इसे सही से नहीं लेती। फिर वह मिस्र की ओर दौड़ती। वह आदमी पर अपनी बेटी के अपहरण का आरोप लगाती है, क्योंकि उसे अब याद आता है कि उसने कल रात उसे अपनी बेटी के कमरे में घूरते देखा था। आदमी आरोपित होने पर चिढ़ जाता है। फिर वह उस होटल की रसीद का सबूत दिखाता है जहां वह रहता था, जो उसके अपार्टमेंट के बिल्कुल पास नहीं है। फिर अराजकता छा जाती है। कायल आदमी को स्वीकारोक्ति मजबूर करती। वे लड़ाई करते हैं। कैरसन, जो उसके व्यवहार से थक चुकी हैं, कहती हैं कि अब उनके पति की मृत्यु का कारण अधिक स्पष्ट हो गया है। उसके साथ कुछ घंटों बिताने के बाद वह भी कूदने को तैयार है। थोड़ी देर बाद कैप्टन मार्कस को बर्लिन के अस्पताल से एक वायर प्राप्त होता है जिसमें कहा गया है कि जूलिया अपने पिता के साथ थीं जब वह छत से गिर गईं और आंतरिक चोटों से भी उनकी मृत्यु हो गई। अब चालक दल को विश्वास है कि वह भ्रमित हैं। कायल गुस्से में इसका इनकार करता है। वह पूरी तरह सुनिश्चित हैं कि जूलिया अभी भी जीवित हैं और विमान पर हैं। कैरसन अब महसूस करती हैं कि कायल ऐसी कहानी बनाकर खतरा पैदा कर रहा है, इसलिए वह उसे हथकड़ी लगाकर उसकी सीट पर ही रख देती हैं।
एक चिकित्सक लिसा पास आती है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है, जिससे कायल अपनी ही मानसिक स्थिति पर संदेह करने लगता है। अब वह अपनी बेटी की मृत्यु को स्वीकार करने लगती है। हालांकि फिर उसे ध्यान आता है कि जूलिया ने उसके सीट के पास विंडो पर पहले जो दिल बनाया था वह असली है। कायल को यह विश्वास बढ़ने लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। फिर वह थेरेपिस्ट को समझा लेती है कि वह बाथरूम का उपयोग करे। ऐसा करने की बजाय वह ऊपरी कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है और विमान की इलेक्ट्रॉनिक्स को बाधित करती है, ऑक्सीजन मास्क प्रदान करती है और लाइटिंग में रुकावट डालती है। सभी यात्रियों और क्रू मेंबरों में घबराहट शुरू हो जाती है, लेकिन कार्सन को एहसास होता है कि इसके पीछे कायल ही है। वह इस अराजकता का उपयोग करके निचले फ्रेट डेक की ओर डंबेटर ले जाती है। वह वहां अपने पति का ताबूत पाती है। वह डेविड के ताबूत को खोलती है, यह सोचते हुए कि जूलिया अंदर है, लेकिन केवल अपने पति का शरीर ही पाती है और कुछ नहीं। कार्सन उसे ढूंढ लेती है, हथकंडा पहनाती है और उसे वापस ले जाती है, यह घोषणा करते हुए कि उड़ान गूस बे एयरपोर्ट पर आपातकालीन रोक के लिए आ रही है, जहां उसे हिरासत में लिया जाएगा। जब उसे उसकी सीट पर ले जाया जा रहा होता है तो एक यात्री ताली बजाने लगता है। तालियां फैलने लगीं, डेक भर गई। कुछ अन्य लोग उस पर घूर रहे हैं, जिसमें मिस्रवासी भी शामिल हैं। कायल पिछली कतार तक पहुंचती है जहां वह रुकती है और वहां बैठ जाती है। कायल कार्सन से अंतिम अपील करती है कि उसे विमान उतरने पर खोजने की आवश्यकता है। कार्सन एक क्षण विचार करता है, फिर कप्तान से बात करने का फैसला करता है। हालांकि कप्तान से बात करने के बजाय वह फ्रेट डेक की ओर चुपके से चल जाता है। वहां वह डेविड की तिजोरी में छिपे 2 विस्फोटक और एक डेटोनेटर निकालता है। फिर वह अवायोनिक सेक्शन की ओर चढ़कर विस्फोटकों को प्लेटफॉर्म की ओर चिपकाता है, जिससे जूलिया दिखाई देती है जो सो रही है। इस बिंदु पर यह पता चलता है कि कार्सन इसके पीछे का दिमाग रहा है। कार्सन और स्टेफनी ने विमान का अपहरण करने के लिए $50 मिलियन की फिरौती के लिए षड्यंत्र रचा है और कायल को उसके विमान के ज्ञान के कारण दोषी ठहराया। उन्होंने जूलिया का अपहरण कर कायल को मजबूर किया कि वह तिजोरी खोलें। उसमें विस्फोटक और डेटोनेटर थे। कार्सन कप्तान से कहते हैं कि कायल एक हाईजैकर है और धमकी देते हैं कि अगर एयरलाइन $50 मिलियन किसी बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं करती है तो वह विमान फोड़ देंगे। कार्सन फिर असहज स्टेफनी से कहते हैं कि वह विमान फोड़ने का इरादा रखते हैं, बेहोश जूलिया को मार डालेंगे और कायल को डेटोनेटर उनके हाथ में छोड़ देंगे। कायल अभी भी जो कुछ हुआ है उस पर विश्वास नहीं कर पाई। वह चिंतित होकर बाहरी खिड़की से देखती है क्योंकि विमान लैंड करने ही वाला है। अन्य यात्री आपातकालीन लैंडिंग के कारण भ्रमित हैं। लैंडिंग के बाद यात्री विमान से बाहर निकलते हैं। जैसे ही कप्तान जा रहे होते हैं, कायल कप्तान का सामना करती हैं, जो क्रोधित होकर घोषणा करते हैं कि फिरौती का भुगतान कर दिया गया है। कायल इससे भ्रमित है। जल्द ही वह समझती है कि यह सब कार्सन की ही वजह से हुआ है। वह स्थिति का इस्तेमाल कर सच को मोड़ देता है और ऐसा दिखाता है जैसे कायल एक आतंकवादी है। इस सत्य को समझते हुए कायल ने हाईजैकर की भूमिका का फायदा उठाने का निर्णय लिया, कार्सन को विमान पर बने रहने का आदेश दिया और क्रू से बाहर जाने को कहा। कार्सन हिचकिचाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अगर वह मना कर देता है तो यह दिखाया जाएगा कि छलावा उसका ही होगा। जैसे ही विमान का दरवाजा बंद होता है, कायल ने कार्सन को अग्निशमन यंत्र से बेहोश कर दिया, उसे रेल पर हथकड़ी लगा दी और उसके जेब से विस्फोटक उपकरण ले लिया। स्टेफनी छिपने से बाहर आती है। कार्सन होश में आता है। वह कायल का पीछा करता है, गोलीबारी करता रहता है जब तक कि कायल खुद को कॉकपिट में बंद नहीं कर लेती। वह विमान के अटारी के लिए हैच दरवाजा खोलती है और उसे धोखा देने के लिए एक बाइंडर फेंकती है। कार्सन ऊपर से आवाज सुनता है और चला जाता है। कायल स्टेफनी से मिलकर बाहर दोषी महसूस करती है। वह उसे मुक्का मारती है। वह घबराकर तुरंत विमान से फरार हो जाती है। कायल एवियोनिक्स के पास अपनी बेटी की तलाश जारी रखती है और वह वहां बेहोश जूलिया को पाती है। वह तुरंत उसे गले लगाती और साथ ले जाती है। कार्सन शीघ्र ही उसका पीछा करता है और तलाश के दौरान पता चलता है कि उसने उसके पति की हत्या विस्फोटक को उसकी ताबूत में तस्करी करने के लिए की थी, यह जानते हुए कि इसे चेक पॉइंट पर स्कैन नहीं किया जाएगा। कायल तुरंत जूलिया को डेटोनेटर हाथ में लिए विमान के गैर ज्वलनशील धारण में ले जाता है। दरवाजा बंद करते ही कार्सन ने उस पर गोली चलाई। धारण की गैर ज्वलनशील दीवारों द्वारा उनकी रक्षा करते हुए वह विस्फोटक को विस्फोटित करती है, विमान को उड़ा देती है और कार्सन की हत्या कर देती है। यात्री और चालक दल झटके में विस्फोट को देखते हैं। कुछ ही पल बाद कायल अपनी बेटी के साथ प्रकट होता है। जैसे ही कायल अपनी बेटी को टारमैक पर ले जाता है, सभी यात्री यह समझकर हैरान हो जाते हैं कि वह पूरे समय सच कह रही थी। अगली सुबह हवाई अड्डे के टर्मिनल पर कप्तान रिच पास आते हैं और अपनी संदेहशीलता के लिए कायल से माफी मांगते हैं। FBI स्टीफनी को हथकड़ियों में बांध कर ले जाते हैं, जहां एक एजेंट उन्हें सूचित करता है कि बर्लिन मोर्टुआरी निदेशक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कायल जूलिया को उन यात्रियों के भीड़ के बीच से ले जाता है जो सत्य को समझ जाते हैं। सभी स्तब्ध हैं। उसे मानने में असफल रहने पर अपराध बोध है। अपनी बेटी को एक वैन में लौट करने से पहले जूलिया जागती है और नींद में पूछती है, क्या हम पहुंच गए?
जब वे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अंतिम दृश्य में मिस्र की यात्री सम्मान और क्षमा के भाव में अपना बैग उठाने में मदद करती दिख रही है। यह फिल्म फ्लाइट प्लान का अंत है। ऐसे और वीडियो के लिए सदस्यता लें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।